हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे। और बच्चों, आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन से आने वाले प्रश्न वो रखा हूं जो कभी आप प्रश्नों को देखे नहीं होंगे। और भैया ये प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं, इतना महत्वपूर्ण है कि अब कुछ कहा ही नहीं जा सकता है कि कितना महत्वपूर्ण है। और बच्चों, इस जो प्रश्न जो मैं बताऊंगा उससे पहले आप लोग को मैं ये पहले बता दूं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से आने वाले जो टॉपिक है और टॉपिक से रिलेटेड जो फार्मूला है वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि बिना फार्मूला का आप एक भी सवाल लगा नहीं पाएंगे। तो सवाल को लगाने से पहले मेरे भाई आप लोग को एकदम तैयार होना चाहिए, यानी किसके साथ, तो फार्मूले के साथ। फार्मूला अगर याद होगा तो आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग सवाल लगा पाएंगे, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आएगी। तो बच्चों, जैसे कि आप लोगों को टॉपिक क्या हो जाएगी, तो वो होगा मेरे भाई घन, घनाभ, बेलन, आयतन। वो बेलन हो जाएगा, शंकु हो जाएगा, है ना, गोला हो जाएगा, अर्धगोला हो जाएगा। यानी इससे रिलेटेड जो भी फार्मूले बनते हैं वो फार्मूले बच्चों आप लोग को याद होने चाहिए। तो वो फार्मूले कौन कौन से हैं आप लोग को मैं दिखाऊंगा। तो अभी तक आप लोग इस वीडियो को भैया सब्सक्राइब नहीं किए हो, नए हो हमारे चैनल पे, तो पहले तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों तक भी शेयर करो, क्योंकि भाई शिवम सर आप लोगों को लेकर आ गए हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से महत्वपूर्ण प्रश्न, है ना बच्चों। चलिए, तो अब हम चलेंगे बच्चों कहाँ, तो चलेंगे हम लोग पृष्ठीय क्षेत्र वो घन घनाभ के आयतन, घन घनाभ के फार्मूले की तरफ, है ना। घन घनाभ फार्मूले की तरफ चलेंगे कि घन घनाभ फार्मूला कौन कौन से होते हैं, यानी कि घन के आयतन का फार्मूला क्या होगा, घनाभ के आयतन का फार्मूला क्या होगा। यानी कि पहले हम दो दो पार्ट में तोड़े हैं इसको, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, ऐसे दो दो टॉपिक पढ़ा के ऐसे आप लोग को पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा मज़ा भी आएगा और सीखने में आसानी भी होगी। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, चलते हैं आप लोग आगे। बच्चों, यहाँ से हम देखेंगे क्या चीज़ कि घन, और यहाँ पर लिखते हैं बाबू घनाभ। क्या लिखते हैं हम, यहाँ पर लिखा हमने घन और यहाँ पर लिखा बच्चों हमने क्या चीज़, घनाभ लिख दिया। क्या लिख दिया, घनाभ लिख दिया। क्लियर है। घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो मेरे भाई घन के जो आयतन का फार्मूला होता है ना वो क्या होता है बाबू, तो वो होता है भुजा का क्यूब। क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। और भुजा बोले तो क्या, यानी कि ए का क्यूब बोल सकते हो, यानी कि ये 3 टाइम्स लिखे जा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये घन का आयतन का सूत्र हो गया। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होगा बाबू 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। और भुजा के जगह पर आपको पता ही है कि हम ए लिख सकते हैं, तो इसी बात को हम या करके ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 6a स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, है ना। आइए, यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, यहाँ से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आते हैं जरा बाबू पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या चीज, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला आएगा बाबू वो आएगा 4 गुणे भुजा स्क्वायर, 4 गुणे भुजा स्क्वायर, 4 गुणे भुजा स्क्वायर। यानी कि इस बात को हम लिख सकते हैं 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर लिख सकते हो। क्लियर बच्चों। आइए, अब यहाँ से लिखते हैं कि आयतन का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है। ये बच्चों, आयतन के विकर्ण का जो फार्मूला होगा वो होगा क्या चीज़, तो अंडर रूट में 3 गुणे भुजा, अंडर रूट में 3 गुणे भुजा। इसी बात को बच्चों आप लिख सकते हो अंडर रूट में 3a लिख सकते हो, अंडर रूट में 3 इंटू ए लिख सकते हो। क्लियर है बच्चों। यानी कि ये जो फार्मूला लिखा हूं वो किसका लिखा हूं मैं बाबू, किसका लिखा हूं, घन का फार्मूला लिखा हूं। यानी कि घन आपको याद होगा कि घन की आकृति जो कुछ इस तरीके से बनती है, क्या बाबू बनता है कि नहीं बनता है, घन की आकृति कुछ इस तरीके से बनता है क्या, हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही बनता है। तो अगर ऐसी आकृति की जिक्र करेगा तो याद रखिएगा कि वो क्या है, घन है। क्या है बाबू, घन है। अब हम बात करते हैं घनाभ पर। एकदम घनाभ जैसे घन के आयतन, फिर कुल पृष्ठीय, पार्श्व पृष्ठीय विकर्ण की बात किए हैं, उसी तरीका से बाबू हम बात करेंगे घनाभ के आयतन का, फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, फिर हम बात करेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का, और बात करेंगे हम विकर्ण का। आइए, तो हम यहाँ पर लिखते हैं बाबू, क्या लिखते हैं जरा देखिएगा कि घनाभ के आयतन का फार्मूला क्या होगा। घनाभ के आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। क्लियर बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। ये बच्चों इसी बात को आप लोग यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लिख सकते हो, यानी कि LBH, यानी LBH लिख सकते हो, है ना। अब यहाँ से बात करते हैं कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय वही कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको फार्मूला आता है बाबू, क्या आता है,
तो 2 गुणे ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई होता है। समझ पा रहे हो? फार्मूला क्या होता है कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब यहाँ से देखेंगे बाबू पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों यहाँ से 2 ब्रैकेट में हो जाएगा यहाँ पे चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई हो जाएगा। तो ये फार्मूला किसका है? तो ये फार्मूला है बाबू पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का है। आगे देखिए यहाँ से अब हम बात करते हैं विकर्ण का फार्मूला। ए बाबू किसका फार्मूला? विकर्ण का फार्मूला। तो अंडर रूट में होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, यानी कि ये विकर्ण का फार्मूला हो गया। किसका विकर्ण का? तो घनाभ का विकर्ण का। बाबू इसका चित्र कैसा होगा? तो याद रखिएगा एक ऐसा थोड़ा चौड़ा आयताकार जैसी आकृति बनाइएगा और यहाँ पर मेरे भाई कुछ इस तरीके से आकृति बनाइएगा, है ना। तो देखने को मिल रहा होगा कि ये क्या है? तो एक ये घनाभ की जैसे दिख रहा होगा। इसको थोड़ा और मैं नीचे बना लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा और नीचे बना लेता हूँ ताकि तुमको अच्छे से समझ में आ जाए। क्यों मेरे भाई? देखिएगा जरा। तो यहाँ से बच्चों ये क्या दिख रहा है? घनाभ दिख रहा है। तो आप लोग को अंतर तो समझ में आ ही रहा होगा कि घन और घनाभ में अंतर क्या है ना। यानी घन जो है एकदम यहाँ पर आपको एक ठोस आकृति की तरह दिख रहा होगा, एकदम सॉलिड, है ना। और यहाँ पर थोड़ा ये बड़ा दिख रहा होगा इसके अपेक्षा, यानी कि ये बड़ा है ना। घनाभ जो दिख रहा है आपको बड़ा है, यानी कि घनाभ दिख रहा है यहाँ पर और यहाँ पर दिख रहा है बच्चों घन दिख रहा है। तो घन और घनाभ की आकृति में आप लोग तो अंतर स्पष्ट हो ही गया होगा कि घनाभ और कैसे देखने को मिलते हैं। क्लियर है बच्चों? बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बच्चों यहाँ से ये घन का फॉर्मूला याद रखिएगा और घनाभ का फॉर्मूला याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं कहाँ पे? तो अब बढ़ेंगे हम लोग बेलन और शंकु वाले फॉर्मूले पे कि बेलन का फॉर्मूला क्या होगा, बेलन से रिलेटेड फॉर्मूले क्या होते हैं, फिर शंकु से रिलेटेड फॉर्मूले क्या होते हैं। तो चलते हैं हम लोग आगे। तो बच्चों हम लोग अब देखेंगे कि बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है और शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ से देखेंगे कि बेलन का जो आयतन का जो फार्मूला होगा वो बेलन के आयतन का फार्मूला होगा बच्चों पाई आर स्क्वायर एच होगा। पाई आर स्क्वायर एच होगा। क्या होगा? बेलन का जो आयतन का फार्मूला होगा वो पाई आर स्क्वायर एच होगा। क्लियर है? अब हम देखेंगे कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा? तो बच्चों बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों? तो यहां से हो जाएगा बच्चों, ध्यान सुनिएगा, बेलन के वक्र पृष्ठ, आप पार्श्व और वक्र को एक ही में आप लोग उसको मत कर दीजिएगा कि वो एक ही है। नहीं बाबू, एक ही नहीं है वो, है ना। समझ रहे? अलग अलग है ना। अगर वक्र का है तो समझ लो कि जो घूमने वाला हिस्सा होता है ना, गोलाकार हो, अर्थात कहने का मतलब कि वहाँ पे कोई भी भुजा उजा नहीं दिया रहता है। समझ रहे हो ना। तो यहाँ से हम बात करेंगे कि वक्र का पृष्ठ किसका? बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला था 2 पाई आर एच होगा। क्या बाबू? 2 पाई आर एच होगा। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या चीज? कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि बेलन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? तो 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर होता है। 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर होता है। क्या है बाबू? 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। अब एक बात बताइए हमको, एक बात बताइए कि बेलन का जो चित्र देखने को मिलता है तो क्या वो इस तरीके से देखने को मिलता है क्या? बोलो बाबू, क्या वो बेलन जो देखने को मिलता है क्या इस तरीके से देखने को मिलता है? हाँ सर, बिल्कुल ऐसे ही देखने को मिलता है। यानी कि ये क्या है? तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी वो आर त्रिज्या हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा बाबू? ये हमारी ऊंचाई हो जाएगी। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि ये समझ पा रहे होंगे आप कि यहाँ से यहाँ तक जो केंद्र होता है तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो आर है। क्या बाबू? आर है। और ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? एच दिखाई दे रहा है। समझ रहे हो ना। अब बात करते हैं कि शंकु का, कि शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होगा बाबू? शंकु के आयतन का फॉर्मूला, ठीक है। फिर बात करेंगे हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो किसका? तो शंकु का, कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। फिर हम देखेंगे कि कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। जब तक फार्मूला नहीं याद करोगे ना तो कुछ होने वाला नहीं है भाई। ठीक है, मैं कहता हूं कि सूत्र से ही सवाल धमाल होता है। अगर सूत्र याद नहीं रहेगा आपको तो सवाल में कोनो धमाल होगा बबुआ? नहीं होगा। ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे कि शंकु के, क्या चीज बाबू? शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है? शंकु के आयतन का जो फॉर्मूला होगा 1/3
पाई आर स्क्वायर एच होगा। शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होगा बाबू, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्लियर है। अब यहां से बात करेंगे कि शंकु के वक्र पृष्ठ का, कुल पृष्ठ का नहीं, वक्र पृष्ठ का, शंकु के कुल पृष्ठ का वो कहा गया भाई वक्र पृष्ठ का ना, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा वो पाई आर एल होगा। क्या बाबू, पाई आर एल होगा। क्लियर है। अब यहां से जब हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनाएंगे तो वो हो जाएगा पाई आर, क्या होगा, पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर होगा, पाई आर और ब्रैकेट में बाबू एल प्लस आर होगा। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि यहाँ से आप लोग शंकु और बेलन का आप लोग फार्मूला याद कर ले होंगे। अब शंकु कैसे देखने को मिलता है आप लोगों को, तो शंकु कुछ इस तरीके से देखने को मिलता होगा। क्यों भाई, शंकु इस तरीके से देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है? हाँ सर, देखने को मिलता है। ये आपका तिर्यक ऊंचाई एल हो जाती है और यहाँ से वो क्या हो जाती है, और ये आपसे यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो त्रिज्या आर हो जाती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलिए। तो ये शंकु का हो गया, ये बेलन का हो गया। तो बेलन का जो फार्मूला है आपको याद रखना है और फिर शंकु को याद रखना है। तो यानी कि आपको अभी 4 फार्मूले बता चुका हूं, यानी 4 टॉपिक से रिलेटेड फार्मूला बता चुका हूं। अभी आपको 2 गोला और अर्धगोला देखना है कि गोला से रिलेटेड फार्मूले क्या आएंगे और अर्धगोला से रिलेटेड फार्मूले क्या आएंगे। बच्चों अगर इतना आप लोग अगर देख लोगे ना, सुन लोगे ना, समझ लोगे ना, फार्मूला याद कर लोगे ना, तो आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कतें नहीं होगा भाई। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा, बस तुम आप एकदम अंत तक बने रहो। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं फार्मूला पहले आप देखो, लिखो, सीखो, ए भैया, तब आएगा ना मजा जी पढ़ने में, तब ना आएगा सवाल हल करने में। तो भैया जब तक फार्मूले याद नहीं करोगे तो ये गहू सवालिया ना हुई है ना, एक भी सवाल नहीं हो पाएगा। तो इसे कह रहा हूं कि पहले आप सवाल में को करने से पहले आप सूत्र पर ध्यान दीजिए कि फार्मूले क्या होते हैं। ठीक है बाबू, चले तो हम चलते हैं। आप लोग अब चलते हैं हम लोग कहाँ पे, कहाँ चलेंगे, कहाँ चलेंगे भाई, हम चलेंगे वृत्त और अर्धवृत्त पे। क्लियर है, चले। तो बच्चों अब हम लोग आ चुके हैं वृत्त और अर्धवृत्त वाले फार्मूले पर, है ना, कि वृत्त से रिलेटेड कौन से फार्मूले आएंगे, अर्धवृत्त से रिलेटेड कौन फार्मूले आएंगे। ठीक है, आइए। तो वृत्त के जो आयतन का फार्मूला होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। वृत्त का जो आयतन का फार्मूला होगा बाबू वो 4/3 पाई आर क्यूब होगा। तो यहाँ से आयतन लिखूंगा और किसका आयतन का सूत्र, तो वृत्त के आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब होगा। क्लियर है बच्चों। तो वृत्त के आयतन का जो फार्मूला होगा वो 4/3 पाई आर क्यूब होगा। अब बात करते हैं कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला किसका कितना होगा। किसकी बात कर रहा हूं, अभी वृत्त से रिलेटेड फार्मूले की बात कर रहा हूं, इतना ध्यान रखो। तो यहां से 4 पाई आर स्क्वायर होगा। क्या होगा बच्चों, यहां से कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू फार्मूला होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा। क्या बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। किसका, तो वृत्त का, यानी जो वृत्त है तो उस वृत्त का क्या निकालना है, तो उस वृत्त का अगर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो फार्मूला क्या हो जाएगा बाबू, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। क्लियर है। अब यहाँ से आयतन निकालना होगा तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना। अब अर्धवृत्त की बात कर रहा हूँ। अर्धवृत्त मतलब कि उसकी आकृति कुछ आधा दिख रहा होगा, यानी कि जो वृत्त होगा तो वृत्त का आधा वाला हिस्सा ले लो भाई, यानी कि वृत्त का जो ये आधा वाला हिस्सा देख रहे हो ना, ये वृत्त का आधा वाला हिस्सा है ना, ऐसे 2 गोला देखने को मिल रहा होगा, है ना। वृत्त के आधा वाला हिस्सा की बात कर रहा हूं, है ना, ऊपर आधा फिर नीचे आधा, तो आधा तो हटा दो, है ना, आधा की बात कर रहा हूँ, यानी कि अर्धवृत्त नाम है, यानी कि वृत्त जो है वो आधा है। तो अर्धवृत्त के आयतन का फार्मूला कितना होगा, तो वहां पे 4/3 पाई आर क्यूब है, तो बच्चों यहाँ पर 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। समझ रहे हो ना, आधा हो जाएगा। आधा कोई भी चीज होता है तो हम 2 से भाग करते हैं ना जी, तो 2 से 2 4 कट जाएगा 2 बार में, तो कट जाएगा तो 2 ही ना बचेगा ऊपर, तो 2/3 पाई आर क्यूब होगा। तो यहाँ से आयतन बराबर फार्मूला होगा अर्धवृत्त का 2/3 पाई आर क्यूब होगा। क्या बाबू, 2/3 पाई आर क्यूब होगा। अब हम चलेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका बाबू, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होगा, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, वही कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला होगा वो कितना होगा बाबू, 3 पाई आर स्क्वायर होगा। 3 पाई आर स्क्वायर होगा, 3 पाई आर स्क्वायर होगा। क्यों 3 पाई आर स्क्वायर हुआ, तो मेरे भाई 3 पाई आर स्क्वायर क्यों हुआ,
तो आपको पता है कि जैसे कि अर्धवृत्त जो है तो नीचे 2 हो जाएगी और एक वाली हिस्सा ये हो जाएगा, यानी कि 2πr² यहाँ पे और ऊपर वाला ये वाला एक हिस्सा, तो एक 2πr² और एक πr², यानी कि 3πr² हो जाएगा। समझ रहे हो ना, यानी कि वृत्त का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल दिए। सॉरी, अर्धवृत्त का, याद रखिए अर्धवृत्त का ही है। अब अर्धवृत्त का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धवृत्त के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr²। क्या होगा वो? 2πr² होगा, 2πr²। क्या चीज? तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होगा 2πr², 2πr²। तो इतना फार्मूला आप लोग याद करके जाएंगे तभी आपको भैया सवाल आएगा, समझ रहे हो ना। तो सवाल को करने से पहले ये फार्मूले आप लोग को याद होने चाहिए, एकदम याद होने चाहिए, और भूलने के तो चांसेस है भैया, घुरा जाएगा, है ना। बात समझो, एकदम बढ़िया से तैयार करके जाना, है ना, नहीं तो पछताओगे। तो हम अब कुछ करो कि भाई अब क्या ही कर पाओगे वहाँ पे यार, वहाँ पे अब कुछ क्या ही कर पाओगे, कुछ कर पाओगे क्या? नहीं। तो अभी समय बहुत कम है, अरे अब समय है ही क्या, अब बच्चों अब समय है ही नहीं, है ना। जो सोच रहे कि भी समय बहुत है, अब समय है ही नहीं भाई। इस समय तो बच्चों को रिवीजन करना चाहिए। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि अभी पूरा सिलेबस तक कंप्लीट नहीं किए हैं। बताओ उन पर क्या होगी, क्या बीतेगी, कैसे वो पढ़ेंगे? डिप्रेशन में चले जाएंगे भाई। तो ऐसे नहीं करना है ना, ठीक है। इसलिए कहा जाता है शुरू से पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। ऐसे कंटिन्यूटी बनाए रखते तो आज ये नौबत नहीं आती, है ना। जो आज कर रहे हो ऐसा नौबत नहीं आती। आज रिवीजन करते। कौन ऐसा विद्यार्थी है सर जिसका कंप्लीट है पूरा सिलेबस? ऐसा कोई विद्यार्थी है? कौन बताएगा? हाँ सर मेरा सिलेबस जो है कंप्लीट है। बताओ भाई, कोई है जो भी बता दे कि हाँ सर मेरा कल सिलेबस जो है कंप्लीट है, अब मैं अब रिवीजन कर रहा हूँ। तो बहुत बहुत बढ़िया कि आप लोग रिवीजन कर रहे हैं बाबू। अगर नहीं कर रहे हैं रिवीजन तो भैया बहुत दिक्कत है ना। रिवीजन की टाइमिंग ही चल रही है, ठीक है। अब कोई थोड़ी है कि पूरा सिलेबस पढ़ाएगा आपको, सिलेबस नहीं पढ़ाएगा ना, आपको रिवीजन कराएगा कि भाई अब पूरा नहीं पढ़े, ये भी पढ़ लो कि कम से कम आपका कल्याण हो जाए, है ना। आइए चलते हैं अब हम लोग बाबू प्रश्नों की तरफ। और प्रश्न तभी मजा आएंगे जो फार्मूला याद होंगे। तो फार्मूले को आप लोग लिख लिए होंगे, और लिख लिए होंगे तो सामने रखे रहो और देखते रहो, क्योंकि अब तो हम आगे बढ़ जाएंगे तो आपको तो दिखेगा नहीं ना फार्मूला, ठीक है। तो आप लोगों को फार्मूला लिख लिए होंगे, तो हम सामने रखिए, एकदम फटाक से सवाल लिखूंगा और सवाल लिखते ही आप देखे आइएगा और बताइएगा कि कौन से फार्मूला इसमें यूज होने वाले हैं। क्लियर बच्चों? आइए तो बच्चों हम लोग सवाल की तरफ बढ़ चुके हैं और ये प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न क्या कह रहे हैं कि एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। वो शंकु की बात आ गई है तो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि शंकु की जो डिजाइनिंग है, आकृति है, वो कुछ इस तरीके से बनते हैं क्या? हाँ सर, शंकु की आकृति कुछ इस तरीके से ही बनते हैं। बनते हैं ना बाबू? हाँ सर बनते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होता है बाबू वो r होता है, ये h होता है, ये तिर्यक ऊंचाई l होता है। अब आप बता दो कि प्रश्न में क्या क्या दिया है। एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। एक शंकु के आधार का व्यास यानी जो व्यास दिया है ना वह दिया है 10.5 सेंटीमीटर। अब इसकी तिर्यक ऊंचाई बोले तो l और तिर्यक ऊंचाई बोले तो l, यानी कि जो तिर्यक ऊंचाई है बाबू, जो तिर्यक ऊंचाई है यानी l की जो वैल्यू है वह कितना दिया है? तो 10 सेंटीमीटर दिया है। कितना बाबू? 10 सेंटीमीटर दिया। ध्यान सुनिएगा। तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, और शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा वो πr_l होगा। क्या होगा? πr_l होगा। तो पाई की वैल्यू तो 22/7 रख दोगे, और πr_l है ना, r की वैल्यू क्या रखोगे? तो सर इसमें r की वैल्यू नहीं दिया है, r की वैल्यू नहीं दिया है, इसमें व्यास की वैल्यू दिया है, और व्यास का मान दिया है तो हम वहां से बाबू पहले हम निकालेंगे r की वैल्यू। अगर आप उसी को रख देंगे तो आप गलती करके आ जाएंगे और कहोगे कि मेरा सवाल सर सही है, एकदम मैं करके आया हूँ, और जहाँ भी एग्जाम से आगोगे घर और जब मिलाओगे तो अरे यार मैं बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया, व्यास का मान रख दिया हूँ और हल करते चले आया हूँ, जो कि वहाँ पे त्रिज्या देना चाहिए, है ना। त्रिज्या नहीं दिया है, आपको निकालना होगा। तो मेरे भाई क्या पूछा है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है। तो पहली बात की फॉर्मूला होता है πr_l।
पाई की वैल्यू तो 22/7 रख लोगे, लेकिन आर की वैल्यू निकालना होगा कि नहीं निकालना होगा। तो इसके पहले वाले जैसे व्यास है तो व्यास वाले मान से क्या कर दीजिए बाबू, यहाँ से आर की वैल्यू निकालोगे तो क्या 10.5/2 कर लोगे क्या? हाँ सर बिल्कुल कर लेंगे। यानी कि हम इसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। यानी इसी बात को लिख लेते हैं, यहाँ पर हम कटा लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं सर। तो आर की वैल्यू हम लिख लेंगे 10.5 और बटे में 2। और एल की वैल्यू कितना है, तो एल की वैल्यू है बाबू 10। क्लियर है। आइए यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे, हटाएंगे तो यहाँ से बाबू हो जाएगा बटे में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो 10 से 10 क्या हो गया, खत्म हो गया। 2 से कटा दो ये कितनी बार में, 11 बार में। और 7 से कटा दो इसको यहाँ से, तो 7 से कटाएंगे तो 7 कम 7 होगा, और 7 कम 7 होगा, यहाँ से 3 जाएगा तो 7 5 35 हो जाएगा। यानी ऊपर बच गया 11 और गुणे बच गया बाबू 15। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो तो 15 एकम 15 का 5 हासिल हो जाएगा 1, और 15 एकम 15 1 16 हो जाएगा। यानी 165 सेंटीमीटर। स्क्वायर लगाना मत भूलिएगा बाबू, क्षेत्रफल निकालोगे कभी भी स्क्वायर जरूर लगाइएगा ना। तो 165 सेंटीमीटर आ जाएगी आपकी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का बाबू आंसर। ठीक है, तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकाला गया है आप लोग देख सकते हैं, समझ रहे हो ना। तो यहाँ तक के तो कोई दिक्कत नहीं है ना। बेहद ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है बाबू, एकदम इंपॉर्टेंट है, छोड़कर नहीं जाना है। एकदम एकदम लाजवाब शानदार तरीके से आप लोग को पढ़ के जाना है, तैयारी करके जाना है ना। तो इसको नोट कर लो, नोट करते रहिए, आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, इस प्रश्न में दिया है क्या और पूछा है क्या कि त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर दिया है। 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो त्रिज्या आपको दे दिया है, त्रिज्या निकालने की जरूरत नहीं है। और ये प्रश्न में जो मान जो दिया है और पहले निकालने के लिए क्या बोल रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, गोले का। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दिया ना, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि गोले से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है आपको याद होना चाहिए, है ना। एकदम जो भी टॉपिक बोले यार उसका एकदम फार्मूला आपके एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए, जुबान पे आ जाना चाहिए। ये नहीं सोचे लगने कि ये इसका फार्मूला ये होता है, घुरा जाएगा भाई, घुरा जाएगा। बढ़िया से ध्यान से पढ़ना, फार्मूले को याद करना, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से क्या होगा, हमको दिया है त्रिज्या की वैल्यू, क्या दिया है, त्रिज्या की वैल्यू दिया है। यहाँ से लिख पाएंगे त्रिज्या इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर। क्या पूछा है बाबू, तो यहाँ से गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, 4πr² होगा, 4πr² होगा। क्यों बच्चों, होगा ना। तो यहाँ से गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 4πr²। 4 तो 4 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 हो गया, आर का मान दिया है 10.5। तो यहाँ से 10.5 को मैं 2 बार लिख लेता हूँ, क्योंकि स्क्वायर है ना, 2 बार लिख लेता हूँ। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। यहाँ से 10 मोलो हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, फिर 10 मोलो हटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 10। बस आओ भाई कटा देते हैं, एक बार लिख लेते हैं। तो 4 गुणे 22/7 गुणे वहाँ पर ऊपर हो जाएगा 105/10, फिर हो जाएगा 105/10। होगा ना भाई, हाँ सर बिल्कुल होगा। कटा लेते हैं यहाँ से, 5 से कटा लो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, फिर 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10 और 5 एकम 5 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ से 2 से कट गया, ये 2 दूनी के 4, और ये 2 से 2 कट गया, एक बार में कट गया। अब यहाँ से 7 से कटा दो, 7 क्या हो जाएगा 21। नीचे वाले सब मर गए हैं, कट गए हैं, सब खत्म हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। ऊपर जो बचा है, क्या बचा है, 1 बचा है, 22 बचा है, यानी 22 से कम 22 यानी 22 बचा है। फिर यहाँ पर 21 बचा है, और फिर मेरे भाई 3 बचा है। आओ जरा सब में मल्टीप्लाई करा लेते हैं, सब में मल्टीप्लाई करा लो। तो सब में मल्टीप्लाई करेंगे 22 गुणे 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि अब हम 63 में 22 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। आओ 63 में 22 से मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12 के 2 हाथ से हो गया, 2 तिहाई 6 और 2 छक्के 12, 6 2 8 3 1, यानी मेरे भाई 1 3 8 6, यानी कि 1386 क्षेत्रफल निकाले हो, स्क्वायर लगाएंगे सेंटीमीटर के साथ, यानी कि 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा वही हमारा आंसर होगा। और किसका, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का आंसर होगा। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाले हैं बच्चों, देख पाएंगे और अच्छे से ज़रा सीख पाएंगे। क्या आंसर सही है, बोलो बच्चों, क्या ये आप लोग सीख पाए हैं, बोलो। क्या ये बाबू प्रश्न जो है आप लोग को अच्छा लगा, बोलिए।
ये प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है, हल्के में नहीं लेना, है ना। जो भी प्रश्न बता रहे हैं इसको पढ़ के ही जाना है, छोड़ के नहीं जाना है, छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है ना। चलिए, और पहली बात कि भैया थोड़ा अपनी इस वीडियो को तो शेयर किया करो। तो लो, मैथ में इंटरेस्टिंग नहीं है क्या? मैथ सभी विषयों का राजा होता है, और मुंड फ्रेश करना हो ना, मुंड फ्रेश करना हो, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, मैथ की किताब लेकर बैठ जाओ, इतना मजा आएगा अगर मन लगा कर पढ़ दोगे ना। देखो, कोई भी चीज़ का लत लगाओ, लत, तो लत मतलब अच्छा चीज़ का लगाओ, खराब चीज़ का नहीं। पढ़ने का लत लगाओ यार, पढ़ने का लत लगाओ, कामयाब बनाकर छोड़ेगी तुमको, ठीक है ना, कामयाब बनाकर छोड़ेगी। चले आगे बढ़े। तो बच्चों, इस प्रश्न में घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय, और संपूर्ण ही तो बोले तो कुल, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। और घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने को बोल रहा है तो आपके दिमाग में फिगर बैठ जाना चाहिए कि इसमें कौन फार्मूला लगेगा, है ना, कौन फार्मूला लगेगा। तो बच्चों, घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय के क्षेत्रफल का फार्मूला होगा वो 6 गुणे भुजा स्क्वायर होगा। क्या होगा? 6 यानी कि 6a²। क्लियर है? आइए, क्या दिया है आपके प्रश्नों में? प्रश्नों में दिया है बाबू यहाँ पर कि एक घन का आयतन जो दिया है 1331 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, यानी कि आयतन दिया है आपको, कितना दिया है? तो आयतन दिया है 1331 सेंटीमीटर क्यूब दिया है ना। और आपसे पूछा क्या है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो मेरे भाई, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है तो आपको फॉर्मूला पता है ना जी, क्या होता है? पता है ना, 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि आपको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। क्या हमको ए की वैल्यू दिया है? ए की वैल्यू आएगा तब तो यहाँ पे रख पाएंगे, तो निकाल पाएंगे। यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा बाबू, वो होगा 6 × a का स्क्वायर। तो ए की वैल्यू तो दिया नहीं है, तो ए की वैल्यू पहले निकालेंगे, और जब ए की वैल्यू निकाल पाएंगे तब जाकर के हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। यही घुमा देगा प्रश्न आपको, और प्रश्न घुमा देगा और कह दोगे कि बहुत गलती सवाल दिया है। सवाल गलती नहीं दिया है, तुम पढ़े नहीं हो, यही गलती करके आए हो, है ना, पढ़े नहीं हो, यही गलती किए हो। सवाल गलती नहीं है, तुम गलत हो कि तुम पढ़ के नहीं आए हो, समझ रहे ना। आओ, तो घन का यहाँ पर आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा का क्यूब, यानी ए का क्यूब। और यहाँ पर दिया है 1331, दिया है कि नहीं दिया है? दिया है ना। अब बताओ कि 1331 किसका क्यूब होता है? तो मेरे भाई 1331 जो होता है वो 11 का क्यूब होता है। किसका बाबू? 11 का क्यूब होता है। इसको तुलना करो, क्यूब से क्यूब हटा दोगे तो 11 जो होगा वो ए की वैल्यू होगी, यानी कि हमको भुजा मिल गया 11 सेंटीमीटर। बोलो मिला कि नहीं मिला? हाँ सर मिला। तो अब हम क्या निकालेंगे? हमको जो मेन टारगेट था वो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, फॉर्मूला होगा 6 गुणे भुजा स्क्वायर। तो यहाँ से 6 तो 6 हो गया, भुजा की वैल्यू 11 आ गई है, स्क्वायर है तो हमने 2 बार लिख दिया। और 2 बार क्या? 11 का स्क्वायर आपको पता है कि 11 का स्क्वायर 121 होता है कि नहीं होता है? हाँ सर होता है। तो 11 का स्क्वायर 121 कर दिया हूँ। आओ भाई मल्टीप्लाई करा दो, 6 × 1 = 6, 726 सेंटीमीटर स्क्वायर बाबू इसका आंसर आएगा। चूंकि स्टोरेज फुल हो गई है ना, तो यहाँ से इसीलिए वीडियो कट हो गया, है ना, समझ रहे हो ना। तो यहाँ से 6 उतार दिया हूँ, 11 का स्क्वायर 121 हो गया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दिया हूँ, तो 726 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न बाबू आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आप लोग टारगेट कर लीजिएगा कि क्या निकालना है, निकालना क्या है। तो उससे पहले आपको क्या निकालना है ना, तो हमको निकालना था क्षेत्रफल किसका? तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का। लेकिन उससे पहले हमको ए निकाले। क्यों निकाले? क्योंकि दिया नहीं था, है ना। तो इसी की सहायता से हमने ए निकाला, मान रख दिया, हमको अपना मान जो निकल गया निकालना था, यानी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना था घन का, वो चीज़ें हम निकाल चुके हैं। क्लियर है बच्चों? चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बच्चों, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ चुके हैं, और ये प्रश्न बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। जितना स्टार लगा लो भैया, स्टार लगा लो, उसका जितना स्टार लगा लो भी कम पड़ जाएगा इसके आगे, क्योंकि ये प्रश्न एक वाकई में इतना इंपॉर्टेंट है, वाकई में इतना इंपॉर्टेंट है कि अब मैं कुछ कह नहीं सकता कितना इंपॉर्टेंट है, समझ रहे ना। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये प्रश्न बहुत बार पेपरों में पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसको एकदम इतना इंपॉर्टेंट तरीके से, इतना मस्त तरीके से इसको पढ़ के जाइएगा, इतना तैयारी करके जाइएगा कि आपको कोई दिक्कत ना हो एग्जाम में ये प्रश्न को करने के लिए, है ना। आइए प्रश्न को कैसे हल करेंगे देखते हैं। कह रहा है कि 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी जो घन दिया है ना वह 2 दिया है। कितने घन दिया है? 2 घन हमारे पास है। कितने घन है मेरे भाई? 2 घन। यानी कि एक घन यहाँ पर ऐसे है, जरा देखिएगा कैसे बना रहा हूँ। यानी कि एक घन हमारे पास यहाँ है, क्लियर है बाबू। एक घन हमारे पास यहाँ है, मैंने जो बनाया इधर, ठीक।
और दूसरा घन मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँगा। मैं दूसरा घन यहाँ पर बनाने की कोशिश करूँगा मेरे भाई। क्या? तो दूसरा घन यानी कि घनों की जो संख्या है कितना है? 2 है, यानी 2 घन की बात क्या है, ध्यान सुनिएगा। तो यहाँ से 2 घन हो गया। बाबू कह रहा है ना कि 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी जो घन है उसके आयतन जो है 64 सेंटीमीटर क्यूब है। दोनों घनों का आयतन जब 64 सेंटीमीटर क्यूब है तो जाहिर सी बात है कि दोनों घनों का जो भुजा जो होगा ना वह समान होगा। जब दोनों घनों की भुजा समान होगी तभी जाकर के दोनों घनों का जो आयतन है वह 64 सेंटीमीटर क्यूब है ना बाबू। यानी कि भुजा अगर इसका जितना आएगा उतना ही भुजा इसका भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर। आगे कह रहा है कि संलग्न फलकों को मिलाकर के एक ठोस बनाया जाता है, यानी कि दोनों घनों को आपस में मिलाया जाता है तो एक ठोस बनता है। वो क्या बनेगा? तो वो आयतन बने, वो घनाभ बनेगा। क्या बाबू? 2 घनों को मिलाएंगे तो घनाभ बनेगा। तो कह रहा है कि जो प्राप्त घनाभ होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। यानी जब इसको हम मिलाएंगे, जब इसको हम क्या करेंगे बाबू? मिलाएंगे तो कुछ इस तरीके से आकृति बनेगी, कुछ इस तरीके से आकृति बनेगी। जरा ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा मेरे भाई, जरा ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा कि ये आकृति कैसे बनाए रहे हैं, है ना। देखिएगा मेरे भाई, देखिएगा जरा ये आकृति कैसे बन रही है। तो यहाँ से हमने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, बोलो मिला, यहाँ से बना। तो वहाँ पर देख रहे होंगे कि जो ये घन दिख रहे हैं ना, दोनों घनों को मिला देंगे तो ये घनाभ बन गया, यानी कि जो आकृति प्राप्त हुआ वो घनाभ की आकृति हो गई। यानी कि ये दोनों मिलाएंगे ना तो कुछ तरीके से ये बड़ा दिखेगा, यानी कि ये घनाभ जैसे देखने को मिलेगा आप लोग को, घनाभ जैसे, समझ रहे हो ना। तो ये घनाभ हो गया। तो कह रहा है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो सबसे पहली बात कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको फॉर्मूला पता होगा कि 2 गुणे ब्रैकेट में क्या होता है बाबू? लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई होता है। तो सबसे पहली बात कि हमको भुजा निकालना होगा। जब भुजा निकालेंगे तभी तो हमारा मान निकलेगा भाई। आओ सबसे पहले भुजा निकाल लेते हैं। तो दिया है कि आयतन बराबर दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो किसका आयतन है? घन का आयतन। तो घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा का क्यूब होता है। यहाँ पर 64 दिया है। 64 किसका क्यूब होता है बाबू? तो 4 का क्यूब होता है कि नहीं होता है? हाँ, तुलना करेंगे तो यहाँ से क्यूब से क्यूब हट जाएगा। तो क्या यहाँ से एक ही वैल्यू बच जाएगा? 4। हाँ सर बिल्कुल बचेगा, यानी कि एक की जो वैल्यू आएगी 4 सेंटीमीटर आ गई। यानी कि जो भुजा होगा वह 4 सेंटीमीटर होगा, यानी कि इसको ए माने होंगे। यानी कि मेरे भाई भैया ये बात बताओ, वो दोनों भुजाएं आपस में समान ही होगा तभी तो आयतन समान होगा ना। तो यहाँ पर भुजा ए होगा, यहाँ पर भी ए होगा, यानी कि इसका जितना आएगा उतना ही उसका भी आएगा। यानी कि ए का मान 4 आ गया तो इसका भी ए का मान कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर आ गया। आया कि नहीं आया? तो मेरे भाई यहाँ से तो घन का आयतन तो निकल चुका है ना। यानी जो भुजा हमको प्राप्त हुआ है वो सभी के सभी कितना है? 4 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर है। क्लियर बाबू? अब इस 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पर है, दोनों घनों को मिलाए हैं। तो ये बताओ कि जो हमको जो घनाभ में जो ये देखने को मिलेगा लंबाई, तो क्या 4 4 8 हमको देखने को मिलेगा क्या? बिल्कुल ही सर, यहाँ से 8 सेंटीमीटर हमको घनाभ की लंबाई देखने को मिल जाएगी। यानी कि और ये कितना मिल जाएगा? तो सर इतने, ये तो 4 4 ही देखने को मिल जाएगा हमको। कितना बाबू? 4 4 ही देखने को मिलेंगे, है ना। यानी कि दोनों घनों को मिलाए हैं तो ये घनाभ बना है, तो 4 इतना, ये दोनों मिलकर बन गया 8। अब हम निकाल पाएंगे क्या चीज़? तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है? हाँ सर पता है। क्या होता है बाबू? ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे कर रहा हूँ। हाँ, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ किसका? घनाभ का। 2 गुणे ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, है ना। तो यहाँ से बाबू 2 गुणे ब्रैकेट में लंबाई की वैल्यू 8, चौड़ाई की वैल्यू 4 प्लस चौड़ाई 4, ऊंचाई भी 4, ऊंचाई 4, लंबाई भी 8 होगा ना। यहाँ से 2 गुणे ब्रैकेट में क्या? 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 8 चौके 32, सबको जोड़ दो मेरे भाई। तो 2 गुणे जोड़ो, तो यहाँ से 2 6 8 8 2 10 का 0 हासिल 1, 3 1 4 4 3 7 7 1 8, 8 दूनी हो जाएगा 16, यानी कि 160 सेंटीमीटर स्क्वायर जो बच्चों आएगा वो हमारा आंसर आएगा, यानी कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का आंसर आएगा। क्लियर है? तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न एकदम छोड़ के आप नहीं आएंगे बच्चों। एकदम बहुत बार प्रश्न पूछा गया एग्जाम में और आप लोगों को ये गलती नहीं करना है ना। बच्चे गलती कर देते हैं क्या कि यहाँ पर 4 ही ले लेते हैं। भाई दोनों को मिलाया है ना जी, और जब दोनों को मिलाया है तो वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा ना आपकी उसकी लंबाई, किसका? घनाभ का। बच्चे 4 लेकर कर लेते हैं और वही गलतियाँ करके आ जाते हैं। गलती आप लोग को नहीं करनी है, तो इसको नोट कर लीजिए।
चलिए, तो अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्नों की तरफ, देखेंगे कि वो प्रश्न अभी कैसे कैसे इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे गए हैं आपके शिवम सर। ठीक है ना बाबू। तो बच्चों हम लोग आगे प्रश्नों की तरफ बढ़ चुके हैं और प्रश्नों को मैं कोशिश करूंगा कि बेहतरीन से बेहतरीन बताने की कोशिश करूं बच्चों की, ताकि आप लोग को बहुत अच्छा से सीख पाएं, है ना। और बच्चों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, और उसके बाद जो ये प्रश्न आया है ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। तो ये प्रश्न आपके क्या कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यानी कि पढ़ने से पता चला कि ये जो आकृति दिया है शंकु का दिया है, यानी कि हमने शंकु की आकृति बनाने की कोशिश करो बाबू। तो यहाँ से एक शंकु की आकृति बनाने की कोशिश करो तो कुछ इस तरीके से बनेगा, बनेगा ना, बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ सर बिल्कुल बनेगा। तर सर शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी एल की वैल्यू जो दिया है वो 13 सेंटीमीटर दिया है, यानी जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई बाबू दिया है कितना दिया है? तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया है, तिर्यक ऊंचाई जो दिया है, तिर्यक ऊंचाई जो दिया है बाबू वो कितना दिया है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि एल की वैल्यू दिया है। किसके वैल्यू? एल की वैल्यू दिया है 13 सेंटीमीटर बाबू। तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 90 पाई सेंटीमीटर, यानी शंकु के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का जो मान है वो दिया है आपका 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है कि नहीं दिया है? हाँ सर बिल्कुल दिया है। एक बात बताओ बाबू, यहाँ से पूछ रहा है कि आधार की त्रिज्या ज्ञात करो, यानी कि हमको त्रिज्या आर की वैल्यू पता करना है कि कितनी होगी, और तिर्यक ऊंचाई जो दिया है आपकी एल की वैल्यू दे दिया है 13 सेंटीमीटर बाबू। यहाँ से हम निकालेंगे आर की वैल्यू हम कैसे पता करेंगे? तो पहली बात कि शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय के क्षेत्रफल किसको पता है? किसको पता है बाबू? फॉर्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। क्या होगा? पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर इक्वल टू दिया है 90 पाई, दिया है ना। यहाँ से बच्चे क्या करना, पाई से पाई को कटा देना, वेरी सिंपल, है ना। आर ब्रैकेट में एल की वैल्यू 13 रख लो प्लस आर इक्वल टू 90, है ना। अंदर आर से गुणा करा दो, 13 आर हो जाएगा, आर में आर से गुणा करेंगे आर स्क्वायर होगा और बराबर 90 बाबू। प्लस 90 इधर बुला लो, क्या होगा? माइनस का 90 होगा। तो यहाँ से आर स्क्वायर सजा के लिख दो, आर स्क्वायर प्लस 13 आर माइनस का हो जाएगा 90 बराबर उधर हो जाएगा 0, होगा ना। अब यहाँ से एक बात बताओ क्या करेंगे सर? इसका तो गुणनखंड बन गया, ये गुणनखंड हमको हल करना होगा सर। 90 कम 90 ऐसे तोड़ेंगे भाई 90 को कि गुणा करने पर 90 आ जाए, जोड़ने और घटाने पर आपका 13 आ जाए। तो बताओ कौन सी संख्या होगी? कौन सी संख्या होगी? 90 को कितने लोग तोड़ के बता देंगे कि सर 90 को तोड़ेंगे तो ये वाली संख्या लेंगे तो हमारे आर की वैल्यू निकल आएगी। भाई गुणनखंड करते हैं तो दो वैल्यू आती है ना जी, और एक माइनस में आता है एक प्लस में आता है, तो माइनस वाला तो वैल्यू हम नहीं लेंगे, प्लस वाला लेंगे। तो पहले तोड़ के तो बताओ कौन है जो बता देगा कि 90 को सर इतना ले लेंगे तो हम हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। कौन है बताओ जिसको पता है? कितने विद्यार्थी बता देंगे कि 90 को तोड़ना है? भाई नहीं तोड़ने आता है ना तो फैक्टर करो उसको, नहीं जब सोचने आता है आपको तो फैक्टर करो, फैक्टर करके निकाल लेते हैं, ठीक है। नहीं निकालना है तो फैक्टर करके निकालते हैं मेरे भाई। 18 पाँच क्या होगा? 90 होगा। 18 में से आप 5 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा? यहाँ से बाबू बच जाएगा 13, बच जाएगा ना। यानी कि 18 में 5 से गुणा करेंगे तो 90 भी आ जाएगा, और 18 में से 5 घटा देंगे तो यहाँ वाला 13 भी आ जाएगा। नहीं निकालने आता है तो इधर निकाल लो भाई, फैक्टर तो करने आता होगा ना। 45 दूनी 90, 3 से 15 बार में कटेगा, 5 से फिर 3 से कटा दो, 5 बार में 5 एकम 5, 2 3 6 36 18, 18 में से वही तो 5 घटाया हूँ, ये वाला घटाया है ना। आओ आगे वाले को कुछ नहीं करते हैं, पीछे वाले को कुछ नहीं करते हैं, बीच वाला 13 आर है, 13 आर की जगह पे इसी बात को लिखेंगे कि 18 आर माइनस के 5 आर। समझ रहे हो ना? इन मेरे भाई इन दोनों में से हम क्या करते हैं कि कॉमन लेते हैं, पेयर बना दिए, जोड़ा बना दिए, जोड़ा में से देख रहे हैं कि यहाँ से आर कॉमन है, आर जैसे ही कॉमन है तो एक आर कॉमन है तो आर एक बच गया होगा, यहाँ से 18 बच गया। माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो पहली बात कि यहाँ माइनस लिख लेते हैं। इन दोनों में यहाँ तो आर है लेकिन यहाँ आर नहीं है, तो आर तो कॉमन नहीं है, लेकिन एक कोई अंक है जो कॉमन है। क्या कॉमन है? तो 5 कॉमन है, 5 कॉमन है तो यहाँ बच गया अकेले आर। माइनस माइनस हो जाएगा बाबू प्लस, और 5 से कटेगा ये 18 बार में। एक जैसा आया है कि नहीं आया? बिल्कुल आया है। उन दोनों में से कोई एक ले लो, उन दोनों में से कोई एक ले लो, तो आर प्लस 18, और एक ले लो भाई आर माइनस का 5। क्लियर है? इन दोनों को 0 के बराबर दिखा दो बच्चों, आर प्लस 18 इक्वल टू 0, तो आर की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 18। समझ रहे हो? और एक आर माइनस 5 बराबर 0, तो आर बराबर हो जाएगा 5।
यानी कि एक आया है -18 सेंटीमीटर, एक आया है 5 सेंटीमीटर। तो मेरे भाई हमने कहा कि माइनस वाली वैल्यू को तो लेना ही नहीं है, हम हमेशा पॉजिटिव में लेंगे, क्योंकि मेरे भाई लंबाई है, तिर्यक ऊंचाई है, लंबाई ही तो एक मान होगा हमेशा। क्या होगा, त्रिज्या जो होगी वो माइनस में नहीं होगी, समझ रहे हो ना। तो ऊंचाई जो त्रिज्या हम निकाले हैं वो माइनस में नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब कि हमारा राइट आंसर जो होगा बच्चों वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी आधार की जो त्रिज्या निकाल लेंगे, यानी कि त्रिज्या जो आएगी हमारी बाबू 5 सेंटीमीटर निकल के आएगी, समझ रहे हो ना। बोलो यहाँ तक प्रश्न समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया ना। प्रश्नों को नोट करते चलना है भाई, ठीक है। चलेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए भाई साहब, आगे प्रश्नों की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं और ये प्रश्न आपके सामने बेहद ही मस्त मस्त प्रश्नों के साथ। और इस प्रश्न में पढ़ने से ये लगेगा कि इसमें 2 क्वेश्चन एक ही में समाहित कर दिया है। और मेरे भाई जिसका आंसर पूछ रहा है कि पाई के पदों में फाइंड करो, हमारा मतलब आप मान पूछ रहा है कि पाई के पदों में निकालो, यानी कि आयतन पूछ रहा है पाई के पदों में। और बच्चों जब पाई के पदों में मान पूछ रहा है और सवाल में पहले दिए रहा है, क्या दे रहा है भाई, कह रहा है कि एक ठोस के अर्धगोले पर, एक ठोस के अर्धगोले पर अर्धगोला बोले तो समझ में आ जाना चाहिए कि अर्धगोला कुछ इस तरीके से बनता है। अरे बनता है कि नहीं बनता है भाई? अर्धगोला कुछ इस तरीके से बनता है ना। हाँ सर बनता है भाई। अब एक बात बताओ कि एक ठोस के अर्धगोले पर खड़ा एक शंकु का आकार है, यानी कि इसी पर एक शंकु का आकार खड़ा है भाई, इसी पर एक शंकु का क्या है, आकार खड़ा है, समझ रहे हो ना। और बोलो भाई खड़ा है कि नहीं खड़ा है? हाँ सर बिल्कुल खड़ा है। जिसकी त्रिज्या जो दिया 1 सेंटीमीटर दिया, यानी कि इसकी त्रिज्या जो दिया है ना यहाँ से यहाँ तक वह 1 सेंटीमीटर दिया है। यानी जो त्रिज्या दिया है, किसका त्रिज्या दिया है? त्रिज्या दिया है किसका? शंकु का। शंकु की त्रिज्या कितना? शंकु की त्रिज्या बोले तो आर की वैल्यू 1 सेंटीमीटर दिया है, कह रहा है। तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। जो शंकु की ऊंचाई है उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी जितना शंकु की ऊंचाई होगी उसकी शंकु की जितने मान है ना उसके ही बराबर क्या है, तो शंकु की ऊंचाई का मान है। यानी h का मान जो दिया है वो भी 1 सेंटीमीटर ही दिया है। कह रहा है कि ठोस के आयतन पाई के पदों में ज्ञात करो, यानी हमको आयतन निकालना है पाई के पदों में। ए बाबू यहाँ पर 2 चित्र है, कौन सा? तो एक चित्र है आयतन, एक चित्र है अर्धगोला और एक आपको चित्र दिख रहा है, यानी कि ग्राफ दिख रहा है किसका? तो सर एक दिख रहा है शंकु का। तो यानी कि 2 चित्र को मिला करके एक ठोस बनाया गया है, यानी कि एक आकृति बनाया गया है। तो उस दोनों का फॉर्मूला का यूज करते हुए हम पाई का मान क्या करेंगे, निकालेंगे, यानी पाई के पदों में आंसर निकालेंगे। तो पहली बात ठोस का आयतन, हमको ठोस का आयतन निकालना है बचवा, निकालना है ना। और जब ठोस का आयतन निकालना है तो उसमें कितनी आकृति है? 2। कौन कौन? एक है सर जी शंकु, तो यहाँ पे लिखे हैं शंकु का आयतन प्लस करेंगे ना भाई, जोड़ेंगे, क्योंकि एक दूसरे को मिलाकर ही तो एक ठोस का आयतन बनेगा। और यहाँ से अर्धगोला, तो अर्धगोले का आयतन और मेरे भाई अर्धगोले का आयतन। चलो शंकु के आयतन का फॉर्मूला बताओ। तो सर शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ से बच्चों अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब बताओ शंकु की त्रिज्या कितनी दिया था? सर 1 सेंटीमीटर दिया था, यानी कि आर की वैल्यू मेरे भाई दे दिया है 1 सेंटीमीटर। जहां भी आर होगा वहां पे रखेंगे आर की वैल्यू हम रखेंगे 1। तो यहाँ से पाई है तो हमने यहाँ से मेरे भाई पाई रख लिया, पाई के पदों में ही आंसर चाहिए था। 22/7 मत लिख दो ना, गलती करके आ जाओगे। आर का मान 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर इंटू एच भी तो 1 ही है ना, प्लस 2/3 पाई का मान वैसे ही रख दे रहे हैं। आर का मान 1 तो 1 का क्यूब, 1/3 पाई, और 1/3 पाई का मतलब कि पाई से 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा पाई, अब बटा में 3। और मेरे भाई 1 का स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर करोगे 1 से गुणा करोगे तो उतना ही आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। 2 पाई हो जाएगा ऊपर और बटे में 3 होगा, 1 का क्यूब करेंगे 1 होगा। अब वही हल कर लो, पाई से 1 में गुणा करेंगे तो पाई और बटे में 3, और यहाँ पर 2 पाई और बटे में 3,
एलसीएम ले लो मेरे भाई, इधर कर दे रहा हूँ, पाई 3 है बटे में हर में, तो इसका एलसीएम 3 होगा, ऊपर वाला उतार दीजिए तो पाई प्लस 2 पाई, 2 पाई में 1 पाई जोड़ेंगे 3 पाई, और बटे में 3 तो 3 से 3 कट गया, यानी कि जो हमारा आंसर आया पाई सेंटीमीटर आंसर आ गया। यानी क्यूब निकाला है तो चूंकि क्यूब निकालने मतलब आयतन निकाला है ना, तो आयतन निकाले हैं तो क्यूब लगाएंगे, और क्षेत्रफल निकालेंगे तो स्क्वायर लगाएंगे। इस बात को छोटी छोटी गलतियां ना करें, है ना। तो बच्चों हमको पाई के पदों में आंसर चाहिए था, तो पाई के पदों में हम आंसर ला दिए हैं। ये जो आकृतियां जो बनी थी वो शंकु और अर्धगोले को मिलाकर बनी थी, तो ठोस का आयतन निकालना था, तो दोनों का हमने फार्मूला लगाया, शंकु के आयतन का फिर अर्धगोले के आयतन का हमने कैलकुलेशन किए, और उस तरीके से हम लोग क्या फाइंड कर लिए, पाई का मान, यानी पाई के मान मतलब कहने बोले तो आयतन का मान पाई के पदों में हम लोगों ने निकाल लिया। तो इस तरीके से बेहद ही आसानी से आप लोगों को मेरे भाई आप लोग सीख पाए होंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। और बच्चों आप लोग पढ़िए, थोड़ा काम है बाकी तो क्योंकि भाई समय तो बहुत कम है ना, तो समय को देखते हुए आप लोग एकदम बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करिए, पढ़िए, है ना। तो बच्चों हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में अगले वीडियो के साथ नए अंदाज में, और आप लोग को मैं क्या ही बताऊं, पढ़िए भाई, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।